आज चर्चा का विषय है भूकंप। भूकंप पर चर्चा करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस क्लास को ऑनलाइन क्लास के रूप में मत लीजिए, बल्कि इसको ठीक उसी तरह से लीजिएगा जिस तरह से ऑफलाइन क्लास आप लेते हैं। और इसमें मेरे साथ साथ आपका भी योगदान होगा, तभी ये चर्चा सफल होगी। क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप एक व्यूअर यानी आप केवल वॉच करते, एक तरह से परीक्षण करते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। आप इस व्यू से हट करके एक सीखने के व्यू में आ जाइए, जिस मोड में आप कक्षा में बैठते हैं उस मोड में आ जाइए। दूसरी चीज है, ये भी मत सोचिएगा इसे मैं बार बार देख सकता हूँ या बार बार। इसको कॉपी और पेन ले करके, हो सके तो अकेले कमरे में बैठ करके इस तरह पढ़िए जैसे आप कक्षा में बैठे हुए हैं, और मैं भी उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे कि आप मेरी ऑफलाइन की क्लास में बैठे हुए हैं। देखिए, आज चर्चा का विषय है भूकंप। अधिकांश लोग भूकंप के बारे में जानते होंगे या यूं कहें भूकंप को महसूस भी किए होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भूकंप क्या है? भूकंप एक आपदा है, त्रासदी है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जान माल सबका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। लेकिन अब सोचना शुरू करिए आप मेरे साथ साथ कि यदि भूगोल में ये क्वेश्चन या एक छोटा सा बच्चा जिसने भूकंप को कभी अनुभव ना किया हो आपसे पूछे कि भैया भूकंप क्या चीज है, जब हमारे दिमाग में आता है कि भूकंप क्या है, हिंदी में ही ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा। भूकंप यानी भू धन कंप, यानी कि पृथ्वी का अचानक कंपित होना। लिखना शुरू, मैंने आपसे कहा था ना क्लास की तरह फील करिएगा, तो लिखना शुरू करिए। पृथ्वी का अचानक, पृथ्वी का अचानक हिलना या कंपित होना भूकंप कहलाता है। सडन शॉक टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, यानी पृथ्वी अचानक हिल जाए, कंपित हो जाए, यही भूकंप है। मेरे समझ से आपने इसको लिख भी लिया होगा कि पृथ्वी एकदम छोटी सी परिभाषा है और हिंदी में शब्द से ही स्पष्ट है कि पृथ्वी का अचानक कंपित होना या हिलना भूकंप। अब प्रश्न उठता है कि अचानक पृथ्वी क्यों कंपित हो सकती है? अचानक पृथ्वी किसी न किसी ऊर्जा, कहीं न कहीं उसको ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा मिली होगी तभी कंपित होगी। तो भूकंप वास्तव में क्या है कि पृथ्वी के अंदर एक कोई अतिरिक्त ऊर्जा बनी और वही ऊर्जा बाहर जब एक तरह से शॉक दी तो पृथ्वी का स्थल मंडल जो लिथोस्फीयर है वो क्या हो गया? हिल गया। यानी कि भूकंप में एक ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा आगे जाके आप पढ़ेंगे कि तरंगों के रूप में, वेव के रूप में निकलती है। तो पृथ्वी का अचानक कंपित होना ही क्या है? भूकंप है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु कि
अब तक ये माना जाता था कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए क्या भूकंप प्राकृतिक घटना है, इट इज नेचुरल फिनोमिना ओनली, तो नहीं, ये प्राकृतिक ढंग से भी हो सकती है और आर्टिफिशियल ढंग से। अगर आप न्यूक्लियर बम फोड़ते हैं और न्यूक्लियर बम परीक्षण करते हैं तो भी भूकंप आता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है। भूकंप भूपटल के अंदर अचानक मुक्त ऊर्जा है। अभी बताया मैंने कि ये पृथ्वी के अंदर अचानक मुक्त ऊर्जा है, यानी कि जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, और उसके ठीक नीचे जो दूसरी परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये दुर्बलता मंडल यह 100 किलोमीटर तक है, कौन, लिथोस्फीयर, और इसके नीचे दुर्बलता मंडल लगभग 600 किलोमीटर गहराई तक, यानी कि 100 से किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है और उसके नीचे 600 किलोमीटर गहराई तक दुर्बलता मंडल है जिसमें मैग्मा है। यहीं से एनर्जी रिलीज होती है, यहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। एनर्जी रिलीज इसी क्षेत्र से होगी। अब वो आकर के शॉक देगी कहां पे, स्थल मंडल में। तो यहां कहीं जहां पे वो शॉक देगी लिथोस्फीयर में, वहीं से भूकंप की तरंगे उत्पन्न होंगी। तरंगे कहां से उत्पन्न होंगी, लिथोस्फीयर में। कहां से, जहां पे वो धक्का लगेगा। तो कुल मिला जुला करके ये जानिए कि भूपटल के अंदर नीचे अचानक मुक्त ऊर्जा है। अब बात आती है कि ऊर्जा फॉल्ट द्वारा मुक्त होती है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। इस तरह समझिए कि एक प्रेशर कुकर होता है, ये एक प्रेशर कुकर है, और इस प्रेशर कुकर में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर ये प्रेशर कुकर है तो इसमें एक जगह सीटी होती है। अब जब आप यहां नीचे से इसमें आग लगा, मतलब कि लाइट हीट देते हैं, तो होता क्या है, जब आप हीट देते हैं तो इसमें एनर्जी बनती है, और यह एनर्जी बनते 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 जब अधिक होती है तो जहां से वीक पाता है, वो जहां से ये कमजोर होगा। अब कहां से कमजोर है, तो जहां पे आप सीटी रखें, एक लोड मात्र रखें, तो वहीं से फिर ये एनर्जी रिलीज होती है, सीटी बच जाती है। आप यही समझिए कि अगर आप ये सीटी जाम हो जाए, कभी कभी आप लोग ये सीटी जाम हो जाती है, उसमें कुछ फंस गया बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आप कुकर में एक सेफ्टी वाल्व भी लगा होता है। सेफ्टी वाल्व क्या चीज है, एक लो मेल्टिंग पॉइंट का कोई धातु वहां पे लगा दी जाती है जो बहुत जल्दी पिघल जाए। तो अब क्या है, ये दरार है, दूसरी दरार है, यानी अब एनर्जी यहां से, अगर मान लीजिए आपकी सीटी जाम हो गई है तो यहां से एनर्जी निकलेगी। इन द सेम वे अर्थ के अंदर जहां से भी एनर्जी निकल सकती है वहां से ही निकलेगी। अब वो कहां से निकलेगी, तो दरारों से होकर निकलेगी। इस बात को बहुत अंदर मतलब ध्यान से समझ लीजिए। जब हम भारत का भूकंप समझाएंगे तो उस समय भी हिमालय क्षेत्र में ही क्यों भूकंप आते हैं, ये बात आपको बताएंगे कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी दरारें हैं। बहुत दिनों तक हम भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को समझते थे कि यह बहुत ही भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन जब भुज में भूकंप आया तब फिर से हम अध्ययन करना शुरू किए, तब फिर पाए कि यहाँ बहुत सारी फॉल्ट्स हैं। तब हम कहे कि यहाँ भी भूकंप आ सकता है, क्योंकि दरारों के द्वारा ही वो एनर्जी बाहर आती है। तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ चुके होंगे
2-3 पॉइंट अभी तक जो बताया कि भूकंप क्या है। भूकंप प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। भूकंप में क्या है, ऊर्जा रिलीज जो अंदर होती है वही ऊर्जा बाहर आती है। किस रूप में आती है, तरंगों के रूप में आती है, जिसे भूकंपी तरंगे कहते हैं, जिसका अध्ययन हम भूकंपी तरंगे टॉपिक में करेंगे। फिर ये ऊर्जा हर जगह से तो नहीं निकलती, तो जहां कमजोर पाएगी, जहां फॉल्ट पाएगी वहां से निकलेगी। अभी मैं इस प्रश्न पे चर्चा नहीं कर रहा हूं कि ये ऊर्जा बनती कैसे है, क्यों कभी कभी बनती है, वो भूकंप के आने के कारण में चर्चा की जाएगी। अब हमको क्या समझना है कि भूकंप का मापन कैसे होता है। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा आता है कि भूकंप का मापन, तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से होता है। भूकंप का मापन किससे होता है, सिस्मोग्राफ। ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, हम नहीं समझते कि बड़े स्तर के कंपटीशंस में नहीं आएगा, लेकिन एसएससी या छोटे कंपटीशंस में ये पूछ लिया जाता है कि भूकंप का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो लगभग हर सामान्य बच्चा इसको जानता है कि ये सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और सिस्मोग्राफ होता कैसा है ये मैं आपको बताऊं। ये इस तरह की एक मशीन है जो कि हमारे मूवमेंट्स को उस पे एक तरह से चार्ट पे बनाती जाती है। कोई चीज हिली तो हिलने को एकदम रिकॉर्ड कर लेती है और उस रिकॉर्ड को इस पर बनाती जाती है, यानी यहाँ पे ऐसे 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 बनता जाएगा ये, और ये चार्ट आता रहता है हमेशा। जब शॉक बहुत तेज होगा तो अचानक ये चार्ट बड़ा बन जाएगा, यानी कि अगर किसी जगह पे ये चार्ट बहुत बड़ा बना तो ये इसका मतलब कि वेव, कोई सिस्मिक वेव आई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आपसे बताया कि भूकंप सतह के नीचे कहीं पे भूपटल में उत्पन्न होता है, जहां पे शॉक लगता है, जहां पे एनर्जी हीट करती है। तो जहां पे एनर्जी हीट करती है, यानी जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस 2 पॉइंट आता है। एक पॉइंट होता है, अक्सर पूछा जाता है कि फोकस क्या चीज है और अधिकेंद्र क्या चीज है। तो पृथ्वी पर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जिस जगह से भूकंप उत्पन्न हो रहा है उस जगह को हम क्या कहते हैं, फोकस। और इसके ठीक ऊपर जो धरातल पर बिंदु होगा, अब मैं पूरी पृथ्वी के हिसाब से समझाता हूं, तो ये धरातल पर जो बिंदु होगा उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर सरफेस पे होता है, फोकस कहां होता है, धरातल के सरफेस के नीचे, जहां से भूकंपी तरंगे बनना शुरू होती हैं। भूकंपी तरंगे कहां से बनना शुरू करेंगी, जहां पहला शॉक लगेगा। तो दोनों में अंतर है। अब देखिए एक बात, यहां से जब तरंगे रिलीज होंगी तो सबसे पहले कहां पहुंचेंगी, तो सबसे पहले जहां पहुंचेंगी वो सब इसके ठीक ऊपर वाली स्थान होगी, क्योंकि बाकी जगह इससे दूर होंगी। ये इससे दूर होगी, ये इससे दूर होगी। तो दोनों को समझ लिया होगा आपने कि फोकस कहां है। फोकस सतह पे है, जहां पे भूकंप सबसे पहले पहुंचा। और यह दूसरी बात, यह फोकस भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर स्थित होता है। तो दोनों की डिफिनीशन क्या हुई, इसको चार्ट में देख सकते हैं कि भूकंप उत्पत्ति केंद्र क्या है, फोकस है। यानी ये पृथ्वी है, यहां से जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है ये क्या है, फोकस है।
और धरातल पर स्थित ठीक ऊपर लंबवत, फोकस के ठीक ऊपर, फोकस के ठीक ऊपर सतह पर स्थित बिंदु क्या होता है? अधिकेंद्र। अब पहली बात, यही ऊर्जा यहीं से निकलना शुरू होती है, कहां? फोकस से। यह भूकंपी तरंगों का स्रोत होता है, यहीं से भूकंपी तरंगे बनना शुरू होंगी। अधिकेंद्र के बारे में क्या है? यह सबसे पहला बिंदु है जहां पर तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा, स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो दोनों बात समझ में आई, फोकस वर्सेस अधिकेंद्र। ये भी अक्सर चर्चा में आता है कि फोकस क्या चीज है और अधिकेंद्र है। दोनों में मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा कि दोनों में क्या अंतर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां से थोड़ा सा पढ़ाई का स्तर ऊपर उठेगा। दो शब्द हैं, एक है आइसोसिस्मल लाइन और दूसरा है होमोसिस्मल लाइन। आपने शायद इनमें से किसी एक को सुना हो, समभूकंप रेखा और सहभूकंप रेखा। यानी ये कौन सी है? समभूकंप रेखा और ये सहभूकंप रेखा। नाम से ही समझ में हो सकता आ रहा हूं, एक एक करके बात करते हैं। आइसोसिस्मल लाइन किसे कहते हैं? आइसोसिस्मल लाइन की परिभाषा है समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थान, समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थान। यानी कि ऐसे प्लेसेस को मिलाएं, समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा आइसो सिस्मल रेखा कहलाती है। यानी कि 5.6 मैग्नीट्यूड की रेखा, 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप जहां जहां आ रहा हो उन जगहों को मिला दीजिए, तो वो लाइन क्या होगी? आइसोसिस्मल। मान लीजिए यहां इलाहाबाद हो, यहां जौनपुर हो, यहां पे वाराणसी हो, इन सभी जगहों पर 5.6 का भूकंप आया हो, यहां भी 5.6 का भूकंप आया हो, यहां भी 5.6 का भूकंप आया हो, तो इन सबको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आइसोसिस्मल लाइन कहलाएगी। ध्यान दीजिए, ये अधिकेंद्र से कोई जरूरी नहीं कि एकदम समान दूरी पर होगी। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि हो सकता है यहाँ की चट्टान दूसरी तरह की हो, इधर बलुआ चट्टान हो, यहाँ पथरीली चट्टान हो, तो यहाँ पे तीव्रता अधिक हो जाएगी और जहां बलुआ चट्टान है वहां पे हो सकता है उतनी तीव्रता न मिले। तो ऐसा मत समझिएगा कि यह समान दूरी पे होंगी अधिकेंद्र से, वो अलग अलग दूरियों पे हो सकती हैं। तो ये इर्रेगुलर लाइन होगी, कोई सीधी या सर्कुलर या एक कर्व ही नहीं होगा। आइसोसिस्मल लाइन सिर्फ वही है, यानी जहां पे भूकंपी तीव्रता क्या हो? समान। तो मैं समझ सकता हूं, समझ गए होंगे, आइसो मतलब समान होता ही है। तो आइसोसिस्मल लाइन समझ में आ गई। अब दूसरा है सहभूकंप। नाम ही है सह,
यानी साथ साथ भूकंप जहां आए, यानी 5:20 पे जहां जहां भूकंप आए, 5:20 यहां पे भी भूकंप आया। दूसरा कोई जगह वाई है, वहां भी 5:20 पे भूकंप अगर आया, तो ये 5 मिनट वाली रेखा हो गई, 20 मिनट वाली। यहां पे मान लीजिए 5 कोई जट जगह है, यहां भी 5:20 पे भूकंप आया, तो आप कहेंगे ये 5:20 वाली सह भूकंप रेखा है, होमोसिस्मल लाइन, यानी समान समय पर भूकंप का अनुभव करने वाली, भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान समय पर भूकंप का अनुभव, यानी एक ही समय पर भूकंप का अनुभव करने वाले सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप या होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे।